नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई। काफ़ी तामझाम के साथ मनीष वर्मा को जेडीयू में एंट्री मिली है। मनीष वर्मा को सीएम नीतीश का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। यही नहीं, मनीष वर्मा के बारे में कहा जाता है कि वे सीएम के रिलेटिव हैं और उनके गृह जिला नालंदा से हैं। यही कारण है कि उनमें तमाम संभावनाएं लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सीएम नीतीश का कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो मनीष वर्मा होंगे। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश ने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। ऐसे में पार्टी में संतुलन बनाए रखने के लिए मनीष वर्मा की एंट्री जरूरी थी। क्या कुछ है सच्चाई, ये हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, आखिर सच्चाई क्या है जिस तरह से मनीष वर्मा जी के बारे में कहा जा रहा है कि वे सीएम के उत्तराधिकारी होंगे, काफ़ी योग्य हैं, उनके गृह जिले के हैं, लेकिन क्या इसकी संभावना दिखती है कि सचमुच वो सीएम नीतीश के उत्तराधिकारी होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक किसी को उत्तराधिकारी तो नहीं बनाया। अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और मनीष वर्मा को अगर बनाएंगे तो लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे, नई आईएएस अधिकारी को लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे, पार्टी के अंदर दुविधा की स्थिति रहेगी। जहाँ तक उनके उत्तराधिकारी की बात है तो उनके उत्तराधिकारी तो निशांत ही बनेंगे, उनके बेटे, और दूसरा कोई उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। दूसरा कोई बनेगा तो पार्टी टूट जाएगी। आधा लोग भाजपा में चले जाएंगे, अपर कास्ट के लोग जो भाजपा मानसिकता के हैं, आधा लोग आरजेडी के साथ चले जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो पार्टी को बचाने के लिए निशांत ही उत्तराधिकारी बनेंगे। जहाँ तक मनीष वर्मा का सवाल है तो मनीष वर्मा चूँकि स्वजातीय हैं उनके और नालंदा के रहने वाले हैं, तो आरसीपी के बाद एक कुर्मी नेता चाहिए था जिसको कि वो पार्टी में, जिस पर भरोसा करते हैं और जिसको आगे बढ़ा सकें। अभी मूल वजह है उनको जदयू ज्वाइन कराने का, उनको राज्यसभा भेजना है। अभी उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की संभावना है, जैसी चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि 99% संभावना है कि उनको इस बार राज्यसभा भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा तो हो सकता है कि मंत्री बनाया जाए बिहार में, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से मनीष वर्मा टोटल पॉलिटिकल काज नीतीश जी का देख रहे हैं। जिस प्रकार से पहले आरसीपी देखा करते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी था, कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों का काम करना, तो आरसीपी पहले किया करते थे, उसी तर्ज पर अब मनीष वर्मा कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल उनको बनाया गया है। लेकिन नीतीश जी की जो बात है, जहाँ तक नीतीश जी पॉलिटिकल वर्कर पर कम भरोसा करते हैं, नौकरशाहों पर ज़्यादा भरोसा करते रहे हैं। शुरू से उनका देखा गया है कि वो मंत्री वर्कर से ज़्यादा नौकरशाही पर भरोसा करते हैं। और आप देखते होंगे कि आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को मंच पर बैठाने की परंपरा नीतीश कुमार ने ही शुरू की है। उससे पहले कोई आईएएस अधिकारी मंत्री के साथ भी मंच पर नहीं बैठता था, और मुख्यमंत्री के साथ तो दूर की बात है। मुख्यमंत्री के पीछे बैठते थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे कोई, साथ में कभी नहीं बैठते थे। जी, बिहार होगा कहीं भी। लेकिन नीतीश जी ने एक नई परंपरा बनाई और जिसका फ़ायदा भी उनको मिला। वो इतना सम्मान आईएएस अधिकारियों को देते हैं कि जिसका फ़ायदा मिला कि डेवलपमेंट वर्क बिहार में हुआ। अगर सम्मान नहीं देते तो फिर आईएएस अधिकारी हर फाइल में पेंच लगाते, कुछ न कुछ क्वेरी करके फाइल लौटते रहता। जो काम 1 महीना में होना है वो साल भर लगता। तो नौकरशाहों को नीतीश जी अपने पाले में करने में इस नीति से कामयाब रहे और उन्हें सफलता मिली।
हर चीज़ में सफलता नहीं। तो लालू प्रसाद के समय कोई भी वर्क नहीं हो पाता था, फाइल में अधिकारी सब कोई ना कोई क्वेरी लगा के फाइल दौड़ते रहता था। तो ये स्थिति है। और सम्मान ही नहीं दें, बिहार की स्थिति ये रही कि आईएएस अधिकारी मंच पर उनके साथ कुर्सी पर बैठे हैं और विधायक मंत्री नीचे बैठे हुए हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो नौकरशाही नीतीश जी पर हावी रही है शुरू से ही। मतलब ऐसा कई मामले देखने को मिले हैं। उन्होंने मतलब कई अधिकारियों को पीएस से लेके मिनिस्टर टू पीएस से लेके मिनिस्टर तक का सफ़र तय करवाया। जैसे आरसीपी को ले लीजिए, उन्हें पीएस टू एमआर बोला जाता है, मिनिस्टर के पीएस थे। रेल मंत्री के रूप में रहें, मुख्यमंत्री के रूप में रहें, प्राइवेट सेक्रेटरी रहें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और बाद में मिनिस्टर भी बने, जदयू के अध्यक्ष भी बने, राज्यसभा भी भेजे। तो बोलते थे आरसीपी कि भाई पहले पीए टू एमआर बोला जाता है, अब एमआर सीधा एमआर हो गया, मिनिस्टर हो गए। तो इससे और क्या चाहिए हमको, सब कुछ तो पा लिया। तो ये नीतीश जी का है। नौकरशाही पर आरसीपी ही नहीं, शुरू से इतना भरोसा करते, वो कई अधिकारियों को राजनीति में उन्होंने लाया। जी। एक दो नहीं, उसमें ज़्यादातर तो असफल हुए, बनाया लेकिन फिर जा कर के वो किनारे हो गए। जैसे आप देख लीजिए अधिकारियों में केपी रमैया हो गए। तो केपी रमैया आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने 2014 में लोकसभा का टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, जबकि वो सृजन घोटाला में मामले में भी आरोपित हैं। उनको बोला जाता था कि सृजन घोटाला में वो शामिल थे, कहा जाता है, जांच चल रही है। उनको उन्होंने 14 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। वो हालांकि चुनाव हार गए, वहाँ से सासाराम से उनको टिकट दिया था, छेदी पासवान से चुनाव हार गए वो। जी। मीरा कुमार के खिलाफ मैदान में उतरे थे। मीरा कुमार भी थी उस समय। और उसके बाद उनको ले लीजिए आप, ये उसके बाद नेपथ्य में चले गए, कहीं कोई अता पता नहीं कहाँ है केपी रमैया, राजनीति में उतना सक्रिय नहीं रहे। उसके बाद एक अधिकारी थे जो आजकल बाबा बन गए हैं, फर्जी बाबाओं की फौज लगी हुई है। उसमें एक आईपीएस अधिकारी बिहार के ही थे, डीजीपी थे सर। डीजीपी थे, हाँ, गुप्तेश्वर पांडे। बड़ा बड़ा छूटा टिक्का शुरू से ही रखते थे एकदम। और वो 14 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, उस समय भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। बड़ा उनको भूख था नेतागिरी का, गुप्तेश्वर पांडे को। तो उसी भूख में वो 14 में पद से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ना बक्सर से चाहे। भाजपा से टिकट नहीं मिल पाया उनको, टिकट नहीं मिल पाया तो किनारे हो गए। वहाँ अश्विनी चौबे जी को टिकट मिल गया तो बेचारे किनारे हो गए। अब किनारे हो गए तो फिर आनंद फानंद में दौड़ धूप करके फिर वापस आईपीएस ज्वाइन कर लिए। आप जान लीजिए वो ब्राह्मण थे, इसी कारण उनको फिर से ज्वाइनिंग दे दिया। उनके जगह अगर कोई दलित रहता, कोई पिछड़ा रहता, बड़का रहता, तो उसे नहीं रिजाइन देने के बाद फिर उसको नहीं मिल पाती नौकरी। और नौकरी के बाद वो डीजीपी बिहार के बने। ये होता है, मतलब सवर्ण मानसिकता, सब लोग उनको आगे किया और डीजीपी बनने के बाद फिर वो जदयू ज्वाइन किए अभी 20 के चुनाव से पहले, कि भाई 20 में चुनाव लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश जी ने उनको टिकट नहीं दिया। जदयू तो ज्वाइन तो करवा दिया लेकिन टिकट नहीं दिया। फिर भाग खड़े हुए वहाँ से, और भाग के ऐसा भागे कि अब बाबा बन के प्रवचन देते चल रहे हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, डीजीपी के रूप में तो कुछ किया नहीं, बिहार को कोई बड़ी उपलब्धि तो वो दे नहीं पाए। और आज बाबा बन करके देखते हैं क्या, फिर पता चला कि एक बड़ा कांड घोटाला कोई बाबा को की तरह, आसाराम बापू इन लोगों की तरह हो सकता है कोई मामला आ जाए। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है ऐसा मामला, लेकिन बाबाओं की जो आज आ रही है, मतलब हर कोई बाबा की तरफ बनते भाग रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि मतलब नीतीश कुमार ने जेडीयू ज्वाइन करवाया गुप्तेश्वर पांडे को, इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया? देखिए वो सोशल इंजीनियरिंग, नीतीश जी के इंजीनियरिंग में फिट नहीं बैठे। जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते थे वहाँ गठबंधन में सीट नहीं मिल पाया, जिसके चलते नहीं। हाँ, अगर वो रहते तो उन्हें भी एमएलसी या राज्यसभा भेज देते नीतीश जी। नीतीश जी नौकरशाही, आईपीएस आईएएस पर बहुत भरोसा करते हैं। उसी के साथ लीजिए ना भाई, उन्हीं के जूनियर थे सुनील कुमार, उनको टिकट दिया, एमएलए बने और मंत्री भी बना दिए उनको, सुनील कुमार को। आज शिक्षा मंत्री हैं, अभी मंत्री बने हुए हैं, आज शिक्षा मंत्री।
और अच्छा विभाग मिला हुआ है, तो उनके जूनियर और वो नहीं बन पाए। उसके बाद आप आ जाइए, पवन वर्मा थे, 1976 बैच के एक अधिकारी थे, वो उनकी भी नीतीश जी से काफ़ी घनिष्ठता थी, वो भी जदयू ज्वाइन किया और उनको भी नीतीश जी ने राज्यसभा भेज दिया। मतलब 14 में जेडीयू में आया और तुरंत राज्यसभा भेज दिया नीतीश जी ने। उसके बाद फिर पदाधिकारी बनाया, बाद में वो भाग गए, ममता बनर्जी के साथ चले गए, वो भी अभी नेपथ्य में है, किताब लिख रहे हैं, कहाँ किनारे हैं कोई पता नहीं चल रहा है। तो नीतीश जी के साथ कई लोग आए, मतलब केपी रमैया हो गए, गुप्तेश्वर पांडे हो गए, आरसीपी हो गए, मनीष वर्मा हो गए, पवन वर्मा हो गए, और एक ललन जी हुआ करते थे कटिहार के, वो भी आईएएस अधिकारी 2000 बैच के थे, उनको भी राजनीति का भूत सवार हो गया, वो भी जदयू ज्वाइन किए, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। इसके अलावा एक और आईएएस अधिकारी थे नीतीश जी के करीबी, आशीष रंजन सिन्हा, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी डीजीपी के बाद। तो नीतीश जी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को इतना माथा पर बिठा लेते हैं, मतलब लगता है कि वही भगवान है नीतीश जी के लिए, आईएएस और आईपीएस अधिकारी। ज़्यादातर लोग उत्तराधिकारी की श्रेणी में सब उत्तराधिकारी की श्रेणी में सोचते हैं कि भाई हम आईएएस, हम ही सरकार चला रहे हैं। और नीतीश जी सबको, मतलब बोला जाता है ना कि अर्श से फर्श पर ला के रख देते हैं, फर्श से अर्श पर ले जाते हैं और फिर फर्श पर ला के छोड़ देते हैं। तो नीतीश, उसका उदाहरण अभी देखिए, आरसीपी गांव में धुनी रमा रहे हैं, गुप्तेश्वर पंडा बने हुए हैं, अभी बाबा बन के बड़का बड़का चूल्ही और बना करके एकदम प्रवचन दे रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, ये केपी रमैया का कोई अता पता नहीं है, ललन जी की लापता हैं, पवन वर्मा लापता हैं, एक सुनील कुमार हैं जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं। आरसीपी को तो बहुत सम्मान मिला, 2 बार राज्यसभा गए, जेडीयू का अध्यक्ष बनाया नीतीश जी ने, फिर केंद्र में मंत्री बनाया, और एक साजिश के तहत वो बाहर भी हो गए। साजिश या उन्होंने खंजर भोंकी नीतीश के पीठ में? अब इसको या तो उन्होंने खंजर भोंका या नहीं, कहा जाता है कि उनके करीबी लोगों ने, चूँकि आरसीपी सबसे करीबी हो गए थे और किसी की चलती नहीं थी, ना दीपक प्रसाद हो चाहे जो भी अधिकारी थे, वहाँ किसी की चलती नहीं थी, तो एक साजिश के तहत उनको दूर किया गया कि भाई पार्टी तोड़ रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि दूरी का मेन कारण है कि जब नीतीश कुमार 14 में ही जब वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट में, उस समय भी आरसीपी ने समझाया था कि भाई कहाँ प्राइम मिनिस्टर आप बन पाइएगा भाजपा से हट के, और फिर लालू जी के साथ जब जा रहे थे उस समय भी आरसीपी ने उनको समझाया था कि भाई लालू जी के साथ नहीं जाइए और प्राइम मिनिस्टर आप नहीं बन पाइएगा। यही बात को लोगों ने पकड़ लिया कि ये आपका भला नहीं चाहता, आपका विरोधी है, आप एकदम प्राइम मिनिस्टर बनिएगा आपका, वही कान भर भर के लोगों ने दूरी बना दी। तो अब जो अधिकारी हैं 2-4 उनकी चलती बनती है। आप देख लीजिए, एक राज्यसभा आ गए, अगर आरसीपी रहते तो मनीष वर्मा थोड़ी जा पाते। तो एक को हटा करके रास्ता बनाया लोगों ने। हो सकता है दीपक प्रसाद भी आ जाए राजनीति में, सिद्धार्थ भी आ जाए, प्रत्यय अमृत भी आ जाए, तो ये लोग तो अपने आप को सुपर सीएम हो गए हैं आजकल। कुछ अधिकारी सुपर सीएम हो गए हैं, सब कुछ वही मनमानी करते हैं, तो उन लोग भी कभी आ सकते हैं राजनीति में। सबकी महत्वाकांक्षा है कि भाई जिंदगी भर कितना एमपी मंत्री के पीछे रहे, हम भी बन जाए। ऐसे सभी लोगों की एक इच्छा होती है कि एक बार पार्लियामेंट जरूर जाएं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे फिल्म अभिनेता हो, या क्रिकेटर हो, या आम लोग हो, सबकी वो पार्लियामेंट का जो भव्य है, जो सम्मान है, वो हर कोई चाहता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े फिल्म एक्टर चाहते हैं कि जिनका कि क्रेज रहता है, जो कि एमपी मंत्री उसके पीछे जाते हैं, वो भी मन में इस बात के भी गुलगुले फूटते होंगे कि हो सकता है नीतीश जी मुझे उत्तराधिकारी बना दें। निश्चित तौर पर मनीष वर्मा भी यही सोच रहे होंगे कि अब उत्तराधिकारी बन जाएंगे, सीएम बन सकते हैं, जैसे आरसीपी ख्वाब देखने लगे थे। यही नहीं, जो भी आगे बढ़ता है वो ख्वाब राजनीति में टॉप का ही देखते हैं। तो ये राजनीति है, और राजनीति में मुझे लगता है कि मनीष वर्मा भी, मुझे नहीं लगता है कि बस हाँ नीतीश जी सब कुछ बना सकते हैं, आपको राज्यसभा भी बना देंगे, अध्यक्ष भी बना देंगे, मंत्री भी बना देंगे, लेकिन नीतीश जी के सामने नेता नहीं बनने का प्रयास कीजिए। नेता बनने का प्रयास कीजिएगा तो फिर नीतीश जी अर्श पर ले जाकर फर्श पर लाके पटक देंगे। आप देख लीजिए, शरद यादव हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, जया जेटली हो, किसी को भी नीतीश जी ने छोड़ा है, टॉप पर ले गए, सम्मान दिया,
जब उनसे आगे नेता बनने का प्रयास किया तो उनको किनारे कर दिया। तो मनीष वर्मा भले ही जेडीयू का उत्तराधिकारी कहे जा रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और है। जिस दिन मनीष वर्मा जेडीयू का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करेंगे, उसी दिन अर्श पर सुला दिए जाएंगे, पटक दिए जाएंगे। नीतीश कुमार की ये रणनीति रही है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने कई अफसरों, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का नाम गिनाया, यूँ कहें ब्यूरोक्रेट्स का नाम गिनाया, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो मिसाल हैं, जो कभी न कभी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कहे जाते रहे थे, लेकिन आज जेडीयू से बाहर हैं और कई तो गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हैं। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।